हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 12th का सैम्पल पेपर आजकल सॉल्व कर रहे हैं, वो सैम्पल पेपर जो HBSE ने इशू किया है। ठीक है भाई, और वो सैम्पल पेपर आपको प्री बोर्ड में भी हेल्पफुल रहेगा उन स्कूल्स में जहाँ पर प्री बोर्ड अभी तक नहीं हुए हैं। कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड कंडक्ट हो चुके हैं और इसी पैटर्न पर आपका फाइनल पेपर भी आएगा। तो हम इसका पहला सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस आए थे अपने 1 मार्क के। ठीक है भाई, और अब मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूं आज के लेक्चर में सेक्शन नंबर बी, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो टोटल मैं 7 क्वेश्चंस आज आपको समझाने जा रही हूं। ये है आपका सेक्शन नंबर बी, ये है क्वेश्चन नंबर 21 जो यहाँ हिंदी में दे रखा है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सोचे समझे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस सैम्पल पेपर के साथ साथ बहुत जल्द मैं जो हर साल आपके लिए लेकर आती हूँ वो सीरीज सुपर फास्ट रिवीजन नाम से जो सीरीज है वो लाऊंगी। प्लस इसमें आपके सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं हर साल कराती हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। देखो जरा क्या कहता है ये, फाइंड GOF कॉम्पोजिशन। कई बच्चे कहते हैं मैडम सिलेबस में नहीं है, कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन की जो एक्सरसाइज है वो डिलीट की गई है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। इट मीन्स आपसे इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है सैम्पल पेपर में। फाइंड GOF एंड FOG where f is a function from R to R and g is a function from R to R given by fx is equal to cos x and gx is equal to 3x square। दोनों ही कॉम्पोजिशन आपने फाइंड करनी है और आपको शो करना है कि दोनों की दोनों कॉम्पोजिशन इक्वल नहीं है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन fx जो हमें गिवन है वो है बेटा जी cos x और gx जो हमें गिवन है वो है 3x स्क्वेयर। कॉम्पोजिशन का मतलब GOF ओवर x हमने निकालना है। ठीक है, तो g बाहर रह जाता है और पहले हम fx निकालते हैं, यानी कि f की इमेज पर हमें g की इमेज कैलकुलेट करनी है। यानी पहले हमने fx निकालना है, उसका जो आंसर आता है उस पर g की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो GOFX का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ g एट fx। यहाँ fx की वैल्यू cos x है तो यहाँ हम cos x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा g ऑफ cos x। यानी g फंक्शन की वैल्यू हमने cos x पर फाइंड करनी है। g फंक्शन की वैल्यू x पर है 3x स्क्वेयर और अब इस x की जगह आपने cos x रख देना है, तो यहाँ पर ये फंक्शन बन जाएगा 3 ऑफ cos x होल स्क्वेयर, यानी कि 3 cos स्क्वेयर x। ये आपका GOF आ जाता है। क्लियर है? और ऐसे ही अब हम फाइंड करेंगे FOGX। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। अब हम करेंगे यहीं पर कर लेते हैं FOG ओवर x क्या हो जाएगा f ऑफ gx। ठीक है, f ऑफ gx का मतलब f की इमेज gx पर निकालनी है और बच्चे जो हमारा gx है वो कितना है 3x स्क्वेयर, तो gx के प्लेस पर मैंने रख दिया 3x स्क्वेयर। क्लियर है? अब f की वैल्यू x पर cos x है, x के प्लेस पर अब आपने 3x स्क्वेयर रखना है, तो इस फंक्शन में जहां x है वहां पर 3x स्क्वेयर रख दो, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वेयर और ये आपका FOG आ गया। GOF निकाल दिया, FOG हमने निकाल दिया। अब ये लास्ट में पूछता है कि आर दीज टू इक्वल, कह रहा है कि शो करो कि ये इक्वल नहीं है, तो क्लियरली ऑब्वियसली आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसको थोड़ा स्लाइड करके कि ऑब्वियसली लिख लो या क्लियरली लिख लो, एक ही बात होती है कि FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। क्यों? ये cos स्क्वेयर का 3 टाइम्स है, 3 cos स्क्वेयर x और ये cos ऑफ 3x स्क्वेयर है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बल्कि इसी का एक पार्ट है उस पर चलते हैं। देखो 21st क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पर बच्चे चॉइस दी गई है। 21st क्वेश्चन में ये वाली चॉइस आपको दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पर करा देती मैं, पर मैं यहाँ लिख देती हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है अपना। क्या रिजल्ट है वो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमारा क्या होता है, π/2 होता है, अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ देखो ना, इन दोनों में ये रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी, तो ये पूरी ब्रैकेट किसके इक्वल हो जाएगी, π/2 के। और टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45 पर, तो π/4 प्लस π/2, 4 एलसीएम आ जाएगा, पाई 2 2 जा 4 प्लस 2 पाई, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 π/4। ये 21st क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शनल था, इंटरनल चॉइस था, वो था। दोनों में से कोई एक पार्ट आपने सॉल्व करना था। आगे चलते हैं, 22nd पर आ जाइए। देखो जरा, दोनों मीडियम में हम इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करेंगे क्योंकि अपना थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम ही चलता है, हरियाणा में तो +2 में और 1 में। ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, और a प्लस ए डैश आइडेंटिटी के अगर इक्वल है तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। a आपको दे रखा है cos x, जो भी देखो गिवन है ना, प्रोसेस करते चला करो, उसको लिख दो। a मैट्रिक्स को यहाँ लिख दो, फिर है ए डैश, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो पहली रो यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस रिजल्ट को देखो, a प्लस ए डैश आइडेंटिटी है, तो हम इस रिजल्ट को यहाँ पर ले लेते हैं, अपना स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं और अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो a हो गया बच्चे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। क्लियर होगा? राइट साइड में आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1। ओके, अब मैं आगे बढ़ूं, सॉल्व करें। लेफ्ट साइड दोनों को ऐड कर दो, कॉस एक्स और कॉस एक्स को ऐड करोगे 2 cos x, माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स को ऐड करोगे 0, साइन एक्स और माइनस साइन एक्स फिर से 0, और बेटा कॉस एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा 2 cos x। राइट साइड में है आपका 1 0 0 1। कंपेयर कर लो, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल कर दो, 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x 2 को राइट में ले जाओ, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मैं एक एक बात आपको बताती हूँ, है ना। cos x की वैल्यू 1/2 है, cos x की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री का मतलब है x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22, है ना, 22। यस, ठीक है, आगे बढ़े। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप मुझसे चैट कर सकते हो, मुझसे अपने डाउट शेयर कर सकते हो। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही आसान आसान सा पेपर है यहाँ तक तो। टेंजेंट 2 ही नंबर का है ना, टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले आपको मैक्सिमम सॉल्व करना होता है। साइन एक्स की आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख देती हूँ, सुनो। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अगर मैं हाफ एंगल में बदलूँ तो साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। तो इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले फंक्शन को मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स हो गया 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। सब कुछ प्रोडक्ट में बदल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 कोस स्क्वेयर से 1 कोस स्क्वेयर, और y की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बच गया साइन एक्स बाई 2, नीचे बच गया कॉस एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, टेंजेंट एक्स बाई 2। तो भैया y की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो।
क्वेश्चन याद है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y बन गया x/2, तो बिल्कुल आसान, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx लिख लो या y डैश लिख लो, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल। आगे बढ़ूं, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें भी आपको दो चॉइस गिवन है। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपने बताना है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप उस फंक्शन को लो, उसमें y तो गिवन है, y डबल डैश और निकालो, दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करो। कई बार बिना पुट किए भी डायरेक्ट ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। अगर इस फंक्शन को दो बार, क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करने पर अगर हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है तो ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, दो बार डिफरेंशिएट करना है तो y डैश हो जाएगा a cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और ये हो जाएगा प्लस b cos x। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो साइन x का तो हो जाएगा cos x, तो माइनस a cos x, और इसका हो जाएगा माइनस b sin x। अब देखो मैं यहीं से कर दूंगी इस क्वेश्चन को, माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा a cos x प्लस b sin x, और ये जो आपका a cos x प्लस b sin x है वो ये है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है बच्चे, y की। तो यहाँ इसके प्लेस पर मैं y रख दूँ, है ना भाई, ये पूरी की पूरी वैल्यू यही तो है, और ये किसके इक्वल है, y के, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को उठा के लेफ्ट में ले जाओ तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और इस फंक्शन से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो हैंस y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया, एक ही फ्रेम में मैंने कर दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इसी के इंटरनल चॉइस वाले पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर ये इस पेज पर हिंदी मीडियम में 24th, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखो, फाइंड द, थोड़ा इसको मैं लार्ज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चे ये, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को वेरिएबल सेपरेबल बोल देते हैं, लीनियर होती हैं या फिर वो अपनी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, ये होमोजीनियस हो जाती हैं। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि x, अगर मैं इस dx को उठाकर यहाँ ले जाऊँ तो dy अलग रह गया और dx अलग रह गया, तो ये वेरिएबल्स सेपरेबल के मेथड से हो जाएगा। तो थोड़ा हम अपना ब्लैंक स्क्रीन ले आते हैं जहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मैं फिर से स्किप हो गया, यस इट्स 24, इट्स क्वेश्चन नंबर 24। देखो वीडियो पसंद आए, लेक्चर समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, टीचर को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। भाई हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे पता लगेगा ना कितने बच्चों तक मेरा लेक्चर पहुँच रहा है। अच्छा लगता है हमें भी फिर, है कोई आपको कमी लगती है लेक्चर में तो वो भी सजेस्ट किया करो आप मुझे। अब क्या करो, इस dx को उठा के यहाँ से ना राइट साइड में ले जाओ, यहीं से मैं काम चला देती हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात, dx को मैं ले गई राइट में, इसको पहले इंटीग्रेट कर लो या सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर मैंने ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। तीन स्टेप किए हैं मैंने, यहाँ से बच्चे मैं यहाँ गई हूँ, मैं dx को राइट में ले गई हूँ, फिर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब 1 माइनस कोस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स की अभी मैंने आपको बताई है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx, दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर हो गया टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2। और टेंजेंट स्क्वेयर के लिए इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ लगाएंगे और राइट साइड को अपना इंटीग्रेट कर देंगे। इसको 1 dy लिख सकते हो, इसको लिख दो सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे y आएगी, सीकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2 डिनोमिनेटर में माइनस एक्स प्लस सी। ये जो 2 है ये यहाँ से हटकर
डिनोमिनेटर से हटकर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाई 2 माइनस एक्स, और बेटा प्लस में अपना कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर है? इसको एक सिंगल फ्रेम में करके दिखाऊं मैं? ये देखो पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में मैंने कर दिया है, बिल्कुल सिंपल था। और अब सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डाई, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा जूम कर देती हूँ, अच्छे से आपको दिख जाएगा। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार टॉस किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस ध्यान से करने होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। जब हम डाई को एक बार रोल करते हैं 6 आउटकम आते हैं, 2 बार करते हैं 36, और 3 बार रोल करते हैं तो 216 आउटकम्स आते हैं। तो सैंपल स्पेस वगैरह से थोड़ी ना हो जाएगा ये, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पर हम अपना शॉर्टकट लेंगे। क्या शॉर्टकट लेंगे कि जब एक डाई को, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगाना है, जब एक डाई को 3 बार रोल किया जा रहा है तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, यानी एक डाई पर तो ऑड नंबर आना ही चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, एट लीस्ट वालों को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है भैया। 3 बार जब तुम डाई को रोल करोगे तो या तो कम से कम एक डाई पे ऑड नंबर जरूर आएगा, और अगर एक पे भी नहीं आएगा ऑड नंबर तो तीनों पर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, किसी कंपटीशन में गए तो कम से कम एक बच्चा प्राइज लेकर आएगा, कम से कम एक लाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, 2 ही बातें होंगी, कम से कम एक बच्चा प्राइज लाएगा या एक भी प्राइज नहीं लाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? भाई एक भी प्राइज नहीं आया, 0 0 0, या फिर कम से कम एक प्राइज तो जरूर आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए। समझ में आ रही बात? तो एट लीस्ट वाला केस ऐसे होता है। तो यहाँ 2 केस बनेंगे कि एट लीस्ट 1 ऑड नंबर प्लस, देखो एक रिजल्ट अपना 10th क्लास से ही आ जाता है कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस ए बार की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसी इवेंट के अकरेंस की और उसके ना अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। तो कम से कम एक ऑड आए या कोई भी ऑड नंबर ना आए तो 1 जोड़ होगा, 1 सम हो जाएगा। भाई या तो कोई ऑड नंबर आएगा ही नहीं, तीनों पे कोई ऑड नंबर नहीं आएगा, और या फिर कम से कम एक ऑड तो आएगा, 2 भी आ सकते हैं, तीनों पे भी आ सकते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ऑड नंबर। तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर। तीनों पे कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा। अब तीनों पे अगर कोई ऑड नंबर नहीं आ रहा तो तीनों पे क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर? तीनों पे इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो पहला इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर, और तीसरा एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट से अलग अलग है, डाई बार बार अलग अलग रोल हो रही है। अब इवन, जब अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेनी होती है एक बार डाई रोल करने की। जब आप एक बार डाई रोल करते हो तो इवन नंबर कितने होते हैं, 2 4 एंड 6, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। ओड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 और 1/2, और बच्चे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, यानी कि 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और ये है आपका कंप्लीट सेक्शन बी सैंपल पेपर का। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी। ठीक है, एक मिनट, देखिए भाई, ये है बच्चे आपका सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके आएंगे 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। ठीक है, लेकिन मुझे 6 नहीं, मुझे आपको 8 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। ये है आपका सेक्शन नंबर सी। देखो जरा, हिंदी मीडियम को हटा देते हैं, अपना इंग्लिश मीडियम पे रखते हैं। लेट थोड़ा लार्ज कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। लेट, देखो जरा, let L be the set of all lines in XY plane। L एक सेट है जिसमें बहुत सारी लाइंस हैं, and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 where L1 is parallel to L2। भाई एक प्लेन दिख रहा है आपको, मेरा बोर्ड दिख रहा है, प्लेन है, इस पर तरह तरह की ये देखो बहुत सारी लाइंस मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ।
तो जो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं वो रिलेशन में हैं, और जो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है वो रिलेशन में नहीं है। ये हमारा रिलेशन है। ये कहता है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। तो इस बात को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस का मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्सिविटी की बात करती हूँ। तो मैंने मान लिया कि L1 एक लाइन है जो अपना XL सेट को बिलोंग कर रही है, जो L सेट को L1 लाइन बिलोंग कर रही है। तो वी ऑल नो कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल तो जरूर होगी, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल जरूर होगी। हर लाइन का अपने साथ, दो लाइंस पैरेलल तो एंगल उनका बीच में 180 या 0 होना चाहिए। भाई एक लाइन खुद को तो कभी भी कहीं भी नहीं काट सकती ना। तो L1 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 बिलोंगिंग टू L। भाई इस L सेट में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी अपने आप के पैरेलल हैं, और जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों रिलेशन में हैं। इसका मतलब L1 इज रिलेटेड टू L1। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L1 बिलोंग्स टू R। पूरा चैप्टर मेरे चैनल पर अपलोड है, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो जिनको बेसिक क्लियर नहीं है वो वहाँ से अपना डिटेल्स ले सकते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो L1 R को बिलोंग कर गया फॉर ऑल L1 बिलोंगिंग टू सेट L। यानी सेट L में जितनी भी लाइंस थी हर लाइन अपने आप से रिलेटेड हो गई, और इट मीन्स ये रिलेशन जो है वो हमारा कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिक कब होता है कोई भी रिलेशन, कि अगर A B से रिलेटेड है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि अगर A B से ऑलरेडी रिलेटेड है और B A से रिलेटेड हो जाए तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अगर राम लक्ष्मण का भाई ऑलरेडी है और लक्ष्मण भी राम का भाई ही हो तो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अभी तुम कहोगे ये तो होगा ही नहीं, राम गीता का भाई है, राम मान लो किसी गीता का भाई है तो गीता राम का भाई नहीं है, वो उसकी बहन है। यानी कि उल्टा करने पर भी रिलेशन मेंटेन रहता है तो सिमेट्रिक है। तो हमने मान लिया कि L1 और L2 दो ऐसी लाइंस हैं सच दैट कि L1 और L2 दोनों R को बिलोंग करती हैं। दोनों R को बिलोंग करती हैं का मतलब L1 L2 से रिलेटेड है। अब अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो L1 L2 के पैरेलल है। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो मैं इस बात को उल्टा भी कह सकती हूँ कि भैया L2 L1 के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। भाई A और B इकट्ठे जा रहे हैं तो A B के पैरेलल है या B A के पैरेलल है, वो एक ही बात है ना। तो L2 L1 के पैरेलल हो गया, और जब L2 L1 के पैरेलल हो गया तो बाय डेफिनेशन मैं कह सकती हूँ कि L2 और L1 दोनों R को बिलोंग कर गए। तो मैं लेके चली थी कि L1 L2 R को बिलोंग कर रहे हैं, L1 लाइन L2 लाइन से रिलेटेड है, और अब मैंने यहाँ शो कर दिया कि L2 लाइन भी L1 लाइन से रिलेटेड है। L1 L2 का भाई है तो L2 भी L1 का भाई आ गया, L1 L2 के पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल आ गई। इट मीन्स जो ये रिलेशन है वो हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अब मैं तीसरे नंबर पर बात करती हूँ ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, जिन बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज़ अगर अभी तक समझ नहीं आई है तो आप, मेरा पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग एग्जांपल्स लेके, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देखें। क्योंकि अब तो हम रिवीजन कर रहे हैं, सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं, तो वहाँ अगर आप बेस ढूंढ रहे हैं तो बात नहीं बनने वाली है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर A B से रिलेटेड है, अगर की बात कर रही हूँ मैं कि ऐसा पहले से है, और B C से रिलेटेड है और A भी C से रिलेटेड हो जाए तो फंक्शन ट्रांजिटिव होता है। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का, और राम भी भरत का भाई ही हो तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, पिता पुत्र का नहीं होता। राम उल्टा लेते हैं, लव दशरथ का पुत्र, लव राम का पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र है, तो जो लव कुश हैं वो दशरथ के पुत्र नहीं है, पौत्र हैं, उनके ग्रैंडसन हैं। तो वहाँ से वहाँ तक जाने में रिलेशन बिगड़ गया, हमारा सेम रिलेशन नहीं रहा। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ 3 लाइंस ले ली। हमने मान लिया कि L1 L2 और L3 तीनों L सेट की ऐसी लाइंस हैं कि L1 तो L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है। क्लियर है?
तो इसका मतलब L1 तो L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। क्लियर है भाई? जब L1 L2 से रिलेटेड है तो L1 L2 के पैरेलल होगा, L2 L3 से रिलेटेड है तो L2 L3 के पैरेलल होगा। अब L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 L3 के, तो तीनों ही पैरेलल हो गई ना, इसका मतलब L1 L3 के पैरेलल हो गया। और जब L1 L3 के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब L1 L3 से रिलेटेड हो गया, और इसका जो मतलब है वो रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं डिटेल्स नहीं लिख रही हूँ, बीच में एक दो चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ तो वो आप लिख लीजिएगा। अब इक्विवेलेंस होने के बाद इसने हमें बोला अगला पार्ट और देखना है इसी क्वेश्चन का। ये देखो कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एक लाइन की इक्वेशन है और उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इससे रिलेटेड है। अब ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ही रिलेटेड है, तो इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो इससे रिलेटेड होंगी। और किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन अगर हमने निकालनी है तो क्लास 11th में आ जाता है कि दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इसका स्लोप 2 है तो उस नई लाइन का स्लोप भी 2 होगा, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो उस नई लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस के। 11th का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 11th में पॉइंट स्लोप फॉर्म आती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m लाइन का स्लोप होता है। तो उससे कंपेयर करते हैं तो 2 हमारी इस लाइन का स्लोप है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी उनका स्लोप भी 2 होगा, लेकिन ये कांस्टेंट डिफर कर जाएगा। तो इसकी जगह हम k, c, लैम्डा कुछ भी ले सकते हैं। y इज इक्वल टू अगर मैं 2x प्लस सी ले लेती हूँ तो भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगी, c बार बार चेंज होता रहेगा। तो इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनकी इक्वेशन इस फॉर्म की आएगी। क्लियर हो गया? चलें आगे। कोई डाउट है मुझे आप जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है? चलो भाई, अब इसी की इंटरनल चॉइस में एक और पार्ट आपको दिया गया है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सुनो मेरी बात, फंक्शन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट मोड x लेस देन है। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। टेंजेंट इनवर्स है बाहर तो अंदर भी टेंजेंट आना चाहिए, अंदर भी टेंजेंट आना चाहिए। तो अंदर टेंजेंट जब आएगा जब ऊपर साइन आ जाएगा और नीचे कॉस आ जाएगा, यानी इसको मुझे कॉस में बदलना है या ऊपर वाले को मुझे साइन रखना है। तो एक तरीका तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई ऊपर वाले को मैं साइन रख दूं, लेकिन ये जो ए बीच में आ रहा है ना ये तंग करेगा, तो हम x को साइन ना रखकर ए साइन थीटा रखेंगे। क्लियर है? बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में बताती हूँ कि नीचे वाले को मैं कोस रखूंगी तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपना उधर चला जाएगा तो ये ए स्क्वायर तंग करेगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी हेल्प लेनी होगी कि अब हम यहाँ क्या करेंगे कि बच्चे हम एक्स को पुट कर देंगे ए साइन थीटा। तो फंक्शन हो जाएगा मेरा टेंजेंट इनवर्स x की जगह ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आगे बढ़ूँ मैं, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ जाएगा ए साइन थीटा। ध्यान देना ए स्क्वेयर यहाँ भी और ए स्क्वेयर यहाँ भी है, अंडर रूट के अंदर ही ब्रैकेट में मैं अंडर रूट के अंदर ही मैं कॉमन ले रही हूँ। तो ये ए स्क्वेयर जब मैंने कॉमन लिया तो 1 बच गया और यहाँ बच गया माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक चल रहे हैं? अब आगे देखो, टेंजेंट इनवर्स ऊपर, इसको आप चाहो अगर कुछ बच्चों को ये बार बार लिखना लंबा लग रहा हो, बोर लग रहा हो, तो इस नीचे वाली टर्म को अलग से सॉल्व कर दो तो ये ए कॉस थीटा बन जाएगी, है ना? तो ये देखो ये बन गया ए स्क्वेयर और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। अब आप इसका अंडर रूट हटाओगे, तो ये y इज इक्वल टू बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा, तो ऊपर है ए स्क्वेयर का अंडर रूट ए, कॉस स्क्वेयर का अंडर रूट कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, एक मिनट, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी थीटा,
और अब आप थीटा की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू को आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अलग से मैं इधर करके आपको दिखाती हूँ। x है a साइन थीटा, a को डिनोमिनेटर में ले आओ तो x बाय ए है साइन थीटा, थीटा को यहीं रखो, साइन को उधर ले जाओ तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने कहा है कि भैया इसको भूल जाओ, अगर ये 3 नंबर में है तो वैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जिन बच्चों को समझ ना आए तो वो इस कंडीशन को छोड़ सकते हैं, 1 नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लगा दी है ये ऐसे नहीं लगती है। सुन लो मेरी बात अब ध्यान से। किधर करवाऊँ, इधर करवा देती हूँ। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर आप खास तौर पर कि ये आइडेंटिटी y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा से टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कब कटता है, जब इस थीटा की वैल्यू -90 से 90 के बीच आ जाए। तो ये चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब आप ये देखो कि मॉड x a से लेस गिवन है आपको, ये देख लो, ये रेड बाउंड्री में मैंने किया हुआ है, यहाँ मेरा ये साइन है। ठीक है, मोड x a से लेस है। मोड x a से लेस होने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -a और a के बीच आ रही है। क्लियर है? अब x किसके बराबर है? ये है आपका x a साइन थीटा। तो x की जगह आप लगाओगे a साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो ये हो गया -a लेस देन a साइन थीटा लेस देन a। तीनों तरफ से a हट जाएगा, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तीनों तरफ a से डिवाइड कर दो भैया। तो -1 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1, और साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। तो थीटा किसके बीच में आ गया? -90 से 90 के बीच आ गया। तो थीटा की वैल्यू जब -90 और 90 के बीच आ गई तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में मैंने दे दिया है। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है इस आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सपेंड करके। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में मेरे किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बदलना हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश और हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश हम करते हैं। ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इनको जनरली हम पी और क्यू का नाम दे देते हैं। तो बी आपके सामने है, बी डैश मैं यहीं से ले रही हूँ, स्टेटमेंट से देख लो। 2 - 2 - 4 -1 3 4। जो क्वेश्चन ईजी है उन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये आ गया। अब मैं बना रही हूँ b प्लस बी डैश। ठीक है, तो b लिख लेती हूँ मैं 2 - 2 - 4। ये रहा b। ठीक है भाई, ये हो गया -1 3 और 4 और 1 -2 और -3। थोड़ा आप स्लाइड कर लेते हैं। प्लस में ले लो बी डैश, ये बी डैश रहा। 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। बी प्लस बी डैश को ऐड करोगे तो ये बनेगा 4। देख लो ध्यान से, -2 -1 -3 फिर -3 -1 में -2 करोगे तो -3 3 3 6 4 -2 2। और बच्चे ये -3 -2 और +4 प्लस का 2 आ जाएगा, और -3 और -3 -6। हमें पता होता है कि ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके। तो ये तो आ गया मेरा b प्लस बी डैश। अब मैं बनाऊंगी इससे मैट्रिक्स p, ध्यान देना, जो कि होगा हाफ ऑफ b प्लस बी डैश। इसका हाफ कर दो, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। 2 हाफ का मतलब 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देना है। -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और 3। ये p आ गया, और इसको आप ट्रांसपोज करके देख लेना तो p डैश p के इक्वल आएगा। ये हो गया हमारा स्क्यू, हमारा सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देख लो जरा ध्यान से, एक ही फ्रेम में मैंने कर दिया है। अब मैं लेती हूँ b माइनस बी डैश। इसको भी मैं शॉर्ट में लूँगी, b आपके सामने है और इसका सीधा 1/2 ही लगा देती हूँ मैं, है ना। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है।
देखो मेरी बात सुन लो, ये b है, मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, ये b है, ये b डैश है, दोनों के बीच में आप सपोज कर लो माइनस आ गया है, तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0, -2 और माइनस माइनस +1, -1 हो जाएगा, -4 -1 -5 आ जाएगा। क्लियर है? -1 और +2, +1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 4 + 2 6 आएगा, 1 + 4 प्लस का 5 आएगा, -2 -4 माइनस का 6 आएगा, और -3 + 3 0 आएगा। और इसको जब आप हाफ करोगे तो ये बनेगा 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 एंड 0, और यू कैन नेम इट एज क्यू। और क्यू का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका -क्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया? P आ गया, थोड़ा सा देखो छोटा मुझे करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये तो आपका P आया है और ये आपका Q आया है। Q का ट्रांसपोज -Q है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, P का ट्रांसपोज P है जो कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और B को अगर मैं P + Q की फॉर्म में लिखती हूँ तो उसका जो सम है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो B ही नाम है ना अपने मैट्रिक्स का। हाँ जी, 2, तो इसको मैं अभी आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। लेफ्ट में हम B को हम लिखेंगे P + Q, ये आपका B है, मेरे पास ऑलरेडी पेपर है यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में, तो मैं बाहर से ही देखकर आपको बता देती हूँ, 3,4, और ये है बच्चे 1 -2 -3 कैन बी रिटर्न एज P हो जाएगा 2 -3/2 -3/2। हाँ जी, इतना फ्रेम में हमें रखना पड़ेगा ना, मुझे दिखेगा नहीं ना फिर। और ये है P, तो ये हो गया -3/2 3 और 1, और -3/2 1 और 3, और प्लस में 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 और 0। आप इन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा, 100% आपका यही आंसर आएगा, जिसमें पहले वाला सिमेट्रिक है और दूसरे वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आ गया? ये कोई इतना मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था कि भाई आपको समझ में ना आए। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी में हम नहीं करेंगे, अपने इंग्लिश वाले पर आ जाते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चे ये। ठीक है, मैं इसके आगे यहाँ डाल भी देती हूँ, नीचे 29 है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x = 3x + 4 टेंजेंट x by x इज कॉन्टिन्यूस एट 0? क्या ये कॉन्टिन्यूस है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कॉन्टिन्यूस? पहले तो ये चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कॉन्टिन्यूस के लिए इसकी लिमिट और वैल्यू चेक की जाती है, तो पहले तो इसकी 0 पर वैल्यू चेक कर लो। ये आपका फंक्शन है 3x + 4 टेंजेंट x by x। जब आप इसकी 0 पे वैल्यू चेक करोगे तो 3 × 0 + 4 × टेंजेंट 0 डिवाइडेड बाय 0, ये तो 0/0 की आपकी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू है वो 0/0 आ जाती है, जो कि अनडिफाइंड है। लिमिट और चेक करते हैं। लिमिट ऑफ f(x) 3x + 4 टेंजेंट x by x, लिमिट भी 0/0 आएगी। इसी की तरह हम यहाँ पर बिल्कुल इसी की तरह करेंगे, 0 रखेंगे तो ये क्या आएगी 0/0। लेकिन जब 0/0 फॉर्म की लिमिट होती है तो हम उसे सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगी, अरे ये लिमिट ऑफ f(x) नहीं लिखना था, यहाँ मुझे लिखना था लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या करो, इसको लिमिट को मत रखो, पहले इनको सेपरेट कर लो, पहले इनको सेपरेट कर लो। x से x कैंसिल हो गया, सुन रहे हो मेरी बात को? तो ये बन गया 3, तो इसमें तो लिमिट रखने की ज़रूरत है नहीं, और इस लिमिट को आगे ले जाओ तो 4, और वो लिमिट अब इस पर लग जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x by x। और ये अपना क्लास 11th में रिजल्ट आ जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x by x अपना 1 होता है। तो ये बन गया 3 + 4 × 1 यानी 3 + 4 यानी 7। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई हमारे फंक्शन की। सुन लो मेरी बात ध्यान से कि हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आ गई 7, लेकिन वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।
क्लियर हो गया। पहले ये पूछ रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो तुम कह दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब कहता है कि इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम फंक्शन की 0 पर वैल्यू 7 डिफाइन कर दें, सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि भाई मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 टेंजेंट x बाई एक्स जब x 0 नहीं है और 7 जब x 0 है, तो इस कंडीशन में मेरा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। देख लो 1 मिनट ध्यान से, जल्दी से, पूरे का पूरा एक फ्रेम में आ गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। फाइंड द इंटरवल्स, find the intervals in which the function given by fx is equal to sin x plus cos x, x 0 से 362 पाई के बीच में है, तो वो इंटरवल बताने जिनमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आप स्टेटमेंट को नोट कर लो, मैं ब्लैंक स्लाइड लूंगी यहाँ पर, ठीक है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x की वैल्यू लाई करेगी 0 to 2 पाई के बीच में। जब भी किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है तो सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव निकालो, वो आ गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 रखो, इक्वल टू 0 रखोगे तो ये साइन एक्स राइट में चला जाएगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। cos x को राइट में ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू साइन एक्स बाय cos x, जो कि हो गया टेंजेंट x, ठीक है। टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 आ गया, और टेंजेंट x की वैल्यू 1 कितने पर होती है, पाई बाय 4 पर होती है। लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो 0 to 2 पाई के बीच में है, हमारा जो इंटरवल है वो 0 to 2 पाई के बीच में है। तो बाकी पॉसिबल वैल्यूज़ भी हमने यहाँ देखनी है कि टेंजेंट x की वैल्यू, अच्छा एक तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, टेंजेंट x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस किस क्वाड्रेंट में होती है, पहले में और तीसरे में। तो पहले क्वाड्रेंट से तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 4, है ना। अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो ना, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4। अब इस क्वाड्रेंट में जाना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 4, हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन जाएगा 5 पाई बाय 4। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट 5 पाई बाय 4, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाय 4। तो दो वैल्यूज पर हमारा डेरिवेटिव 0 हो रहा है, जो कि है पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। बहुत ध्यान से सुनना, पाई बाय 4 मीन्स 45 और 5 पाई बाय 4 मीन्स 225। क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये तो 45 है, और इसके बिल्कुल अपोजिट जब आप यहाँ आओगे 180 में 45 डिग्री ऐड करोगे तो 225। तो दो ब्रेक्स हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर मैं इसको एक लाइन पर आपको शो करूँ, ये लाइन है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये अपना 360 है। तो हमारा एक ब्रेक तो यहाँ आ रहा है पाई बाय 4 पर, और एक ब्रेक यहाँ आ रहा है 5 पाई बाय 4 पर। तो पूरी की पूरी नंबर लाइन जब दो ब्रेक आते हैं तो कितने पार्ट्स में बट जाएगी, 3 में, 0 to पाई बाय 4, पूरे का पूरा इंटरवल, ठीक है, 0 to 2 पाई है इंटरवल। तो ये हो गया बच्चे 45 से 225, और तीसरा इंटरवल ये हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही मेरी बात। तो 3 इंटरवल बनेंगे, पहला बनेगा 0 to पाई बाय 4, दूसरा बनेगा पाई बाय 4 to 5 पाई बाय 4, और तीसरा बनेगा 5 पाई बाय 4 to 2 पाई। क्लियर हो गया, 3 इंटरवल आ गए। अब हमें फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है, तो इन तीनों इंटरवल्स में हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका साइन चेक करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स। क्या मैं स्लाइड ऊपर करके दिखाऊं, देखो भाई जरा जल्दी से, ये रहा अपना डेरिवेटिव। अब आपने इसका साइन इन तीनों इंटरवल्स में बारी बारी से चेक करना है। तो चेक करेंगे जल्दी से। पहला केस, जब x 0 to पाई बाय 4 है, तो 0 to पाई बाय 4 के बारे में एक बात आप याद कर लेना कि 0 से 45 के बीच में साइन की वैल्यू अपनी कम होती है। देखो मेरी बात सुनो, साइन 0 पर ले लो, इसको हटा दो यहाँ से, 0 और अपना 30 और 45,
साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2 का मतलब 0.5, 1/√2 का मतलब होता है √2/√2 0.7 समथिंग। जबकि मैं cos x की बात करूं तो ये वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू यहाँ मैं हाँ जी √3/2 √3 की वैल्यू होती है अपनी 1.73, तो 0.8 समथिंग आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू इक्वल होती है दोनों की। तो cos की वैल्यू, इस पे तो जाना ही नहीं है, 45 से नीचे रहना है, तो cos x इज ग्रेटर देन sin x। जब x 0 to 45 को बिलोंग करता है तो cos x हमेशा sin x से ग्रेटर होता है। sin x को लेफ्ट में लाओगे तो cos x माइनस sin x 0 से बड़ा है, और cos x माइनस sin x का मतलब f डैश x 0 से बड़ा है। तो इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4। तो इस फर्स्ट इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड इंटरवल पर, ठीक है। सेकेंड इंटरवल पर जब हम आ जाते हैं तो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है π/4 to 5π/4। 45 से जैसे ही वैल्यू बड़ी होती है, देखो आप यहाँ से भी समझ सकते हो, आप डायरेक्ट करो इन क्वेश्चंस को। 45 से जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो कॉस की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाती है, जबकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। समझ में आ रही है बात। तो अब हमारा जो साइन एक्स है वो कॉस एक्स से ग्रेटर होगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो इसको, कोई आपका मार्क नहीं कटेगा कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, या आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉस एक्स इज लेस देन साइन एक्स। तो साइन एक्स को लेफ्ट में ले आओ, तो cos x माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0, तो मेरा जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्ट, ये डिक्रीजिंग का साइन है, आप डिक्रीजिंग वर्ड लिख के आएंगे, ऑन द इंटरवल π/4 to 5π/4। और अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इंटरवल पर। 225 से जब हम बात करते हैं, थर्ड इंटरवल की बात करते हैं, x बिलोंग्स टू 5π/4 to 2π। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि कॉस पॉजिटिव रहता है। तो हमारा जो कॉस एक्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा इस इंटरवल में साइन एक्स। आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक भी कर सकते हो बच्चे अगर आप चाहो, है ना। 225 से ग्रेटर हमें क्या लेना चाहिए, ये 270 है। 225 में 45 और अगर हम ऐड कर दें, 180 + 60 240 लेके देख लो, 240 लेके देख लो, तो cos 240 बनेगा cos 180 + 60 माइनस cos 60। cos यहाँ थ्रू आउट नेगेटिव रहने वाला है, और sin 240 की वैल्यू लोगे, ये माइनस cos 60 का मतलब है -1/2 यानी कि -0.5। और जब मैं बात करती हूँ sin 240 तो वो बनेगा sin 180 + 60, तो वो बनेगा माइनस का साइन 60 माइनस √3/2 यानी -0.8। तो साइन की जो वैल्यू है वो हमारी लेस आ रही है कॉस से, तो यहाँ से हमारा जो कॉस है वो साइन से ग्रेटर होना शुरू हो जाता है। 0.5 माइनस 0.5 इज ग्रेटर देन -0.8। इज इट ओके। तो आप यहाँ डायरेक्ट इसको लिखेंगे, कोई आपको यहाँ ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। तो cos x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 5π/4 ओपन टू 2π। तो आप इस पूरे रिजल्ट को लास्ट में जब आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरे रिजल्ट को आपने लास्ट में कंक्लूड करके लिखना होता है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सुन रहे हैं मेरी बात को, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π, and fx is strictly decreasing on the interval π/4 to 5π/4। इज इट ओके। थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, हो सकता है अगर आपका बेस क्लियर ना हो तो आपको समझ भी ना आया हो, आप आराम से देखेंगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ही लग रहा है। टेंजेंट एक्स को जेड पुट कर दो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड हो जाएगा, और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4 नीचे है, इसकी जगह पर रख दो डी जेड, ये रहा
टेंजेंट एक्स को हमने जेड रखा है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 4 का अंडर रूट। इसको आप फिर से लिख सकते हो जेड स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर का अंडर रूट। बिल्कुल डायरेक्ट हमारा एक ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला कौन सा है वो देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट प्लस सी। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दो, फॉर्मूला को थोड़ा ऐसे ले लो तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस सी। ये क्वेश्चन मैंने जल्दी में कराया है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। जेड को हमने क्या पुट किया था, जेड कहाँ गया, टेंजेंट एक्स पुट किया था, ये देख लो भाई। ये हमने जेड टेंजेंट एक्स पुट किया था तो यहीं पर अब हम वापस आ जाते हैं और जेड की जगह पर मैं यहाँ रख देती हूँ टेंजेंट एक्स और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर एक्स प्लस 4 का अंडर रूट प्लस सी। आप देख सकते हो एक दो क्वेश्चन अगर आपको लेंथी दिए गए हैं 3 मार्क्स में तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए हैं जो कि बिल्कुल ही, अरे ये ज़्यादा ही एनलार्ज हो गया, तो जो कि बिल्कुल ही सिंपल से है। ये देख लो बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ मैं। ये देखो ठीक है, बहुत आसान है। इसी में एक आपको इंटरनल चॉइस दी गई है जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर है, तो अब उसको देखते हैं। इसका भी इंटीग्रेशन ही करना है हमने। देखो भाई अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे 1 माइनस एक्स पावर 8 है। एक्स क्यूब किसकी डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, एक्स पावर 4 का। तो यहाँ तुम क्या करोगे, एक्स पावर 4 को टी पुट कर लो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x क्यूब डी एक्स डी टी हो जाएगा। एक्स क्यूब डी एक्स को एक तरफ रखो, एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा डी टी बाय 4। इन चीज़ों को नोट कर लो, एक इसको और एक इसको। और अब थोड़ा सा हम इसको स्लाइड करते हैं और अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो मेन क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स पावर 8 अंडर रूट डी एक्स। अब आ जाओ इसके राइट साइड में, एक्स क्यूब ध्यान देना, अब x की पावर 8 है, 4 पे कैसे जाऊं, तो मैं इसको x की पावर 4 का स्क्वायर लिख दूं, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 2 जा 8। अब जो जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है x पावर 4 की जगह तो t रख देना है और x क्यूब dx की जगह, x क्यूब dx की जगह dt बाय 4। तो इस 4 को तो मैं बाहर ले आई और ये 1 माइनस एक्स 4 का मतलब t रखा था, उसके ऊपर भी स्क्वायर है, अंडर रूट डी टी आ गया। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गई बात। 1/4 1/1 माइनस टी स्क्वेयर अंडर रूट डी टी किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है या मैं लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे, 1/4 साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स टी, टी टी कहाँ है भाई, टी की जगह रख दो एक्स पावर 4 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब सेक्शन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31। आज बस सेक्शन सी तक करेंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए ये वेक्टर है और बी ये वेक्टर है। ए है आई प्लस जे प्लस के, बी है आई प्लस 2j प्लस 3k। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में मैं समझाऊंगी। क्वेश्चन के लॉजिक को समझना, क्वेश्चन के लॉजिक को समझना। ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k। हमें चाहिए a प्लस बी। पहले मैं a प्लस बी बना लेती हूँ, डायरेक्ट ऐड करती हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर मैं बना लेती हूँ a माइनस बी, दोनों को माइनस करो तो 0i, a में से b को करना है माइनस j माइनस 2k। ठीक है, समझ में आ गया, 0i को भी हटा दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वेक्टर है a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी, और दोनों के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर निकालना है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर अगर हमें निकालना है तो वो और कुछ नहीं होता बल्कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। सुन लो मेरी बात ध्यान से।
अगर ए क्रॉस बी हम ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। जब मैं रिवीजन वीडियोस कराती हूँ तो मैं इस तरह के हिंट बहुत देती हूँ, और ये चैप्टर मैंने कराया जब मैंने स्पेशल बताया कि जब भी इस तरह की लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन आ जाए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर निकालो तो दोनों की उठा के क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बस, और कुछ भी आपने नहीं करना। तो मान लो इस वेक्टर का नाम मैं सी रख दूं और इस वेक्टर का नाम मैं डी रख दूं, तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी इज नथिंग बट इट्स सी क्रॉस डी। ठीक है, तो बस अब हमने कुछ नहीं करना, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलती है? डिटर्मिनेंट से निकलती है, आई जे के। इसके कंपोनेंट्स लिख दो, ये रहे 2 3 4, इसके कंपोनेंट्स लिख दो 0 -1 और -2, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से जो हमें नया वेक्टर मिलेगा वो सी और डी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और उसको फिर हमने बदल देना है यूनिट वेक्टर में बाद में। ठीक है, तो ये ले लिया आई, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 4 -j, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट कर दूँ ना, रो गया कॉलम गया -4 -0 और प्लस के गया तो -2 -0, तो ये बन गया -2i -4j और -2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, एक मिनट थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपके लिए। ये हो गया -2i, ये दोनों मिलकर हो जाएगा +4j और -2k। आ गया यहाँ तक। अब एक बार अपने क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, यूनिट निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। तो देखो सबसे पहले फिर से समझ लो, ए गिवन था, बी गिवन था, a + b लिया जिसको मैंने सी नाम दे दिया, a - b लिया जिसको मैंने डी नाम दे दिया, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। इस वेक्टर को मैं फर्दर नाम दे देती हूँ वेक्टर ई। इसका अब बनाना है यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से कर दो भैया डिवाइड। तो अब तुम निकाल दो वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा -2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +-2 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 + 16 + 4 24, 4 6 24, देखो 24 4 6 24, 2√6 आ जाएगा। ये वेक्टर था जो दोनों के परपेंडिकुलर था, इसको बनाना है यूनिट वेक्टर। तो अब आप लिख दीजिए ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a + b एंड a - b इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर ई, यानी वेक्टर ई को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ऊपर है -2i + 4j - 2k डिवाइडेड बाय 2√6, और 2 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा -i + 2j - k डिवाइडेड बाय √6, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम में एक बार मैं कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो पूरे का पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में ला दिया है। और बच्चे ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर बी और सी सैम्पल पेपर का। मैं होप करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सजेशंस यहाँ वेलकम हैं, और अपने जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।